हाय, मेरे पति को गाड़ी चलानी नहीं आती। रीमा की शादी अर्जुन से हुए कुछ ही महीने बीते थे। एक रोज रीमा अपने पति से, वाओ कितना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, आज तो लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहिए और इसी बहाने साथ में शॉपिंग करने का अच्छा समय है। अभी अर्जुन को बोलती हूँ। वो अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन, आज तुम गाड़ी लेकर मुझे मार्केट घुमाने ले चलो। वो रीमा, दरअसल मैं क्या मैं पेट्रोल खत्म हो गया क्या गाड़ी में? अरे नहीं, वो बात यह है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। क्या मतलब शादी को 2 महीने हो गए और ये बात आप मुझे अब बता रहे हो? हाँ, क्योंकि आज तक ऐसा कोई खास मौका ही नहीं आया। हाँ बहू, अतुल को बचपन से ही गाड़ियाँ पसंद तो थी, पर स्टीयरिंग पकड़ना कभी नहीं सीखा। हमें कहीं जाना हो तो ऑटो या ओला बुक कर देते थे। ये तो सरप्राइज हो गया मेरे लिए। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव छोड़ो, अब तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो चलो, मैं ऑटो कर लेता हूँ। ये सुनकर रीमा का मुंह बन जाता है। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति को गाड़ी तक चलानी नहीं आती। शाम को शॉपिंग कर वो घर आ जाते हैं। रात के डिनर की तैयारी करते वक्त रीमा की नजर लगातार खिड़की के बाहर खड़ी अपनी उस कार पर जाती है जो उसके पिता ने उन्हें शादी में दी थी। हाय, बेचारे मेरे पापा ने कितना सोचा होगा कि उनकी बेटी मजे से इस गाड़ी में घूमेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जमाई को तो गाड़ी तक चलानी नहीं आती। हाय, मेरे पति को गाड़ी चलाना नहीं आता। फिर रात को सोते हुए भी वो इसी बारे में अर्जुन से बात करती है। अर्जुन, क्या तुमने कभी ड्राइविंग सीखने की कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है रीमा। एक बार मैंने दोस्त की कार पर सीखने की कोशिश की थी और पहली कोशिश में खंबे से टकरा गया। तब से मुझे डर लगने लगा है। अरे वो तो बचपन की बात होगी, अब तुम बड़े हो गए हो, कोशिश कर सकते हो फिर से। नहीं, मुझे नहीं सीखनी। अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। इस आदमी के बस की कुछ भी नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरे। कुछ समय बाद रीमा ने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया जहाँ से उसे नौकरी के लिए कॉल आता है। वो इस बारे में अपने पति से बात करती है। नहीं, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मैं कमा तो रहा हूँ, दुकान से ठीक ठाक इनकम हो जाती है। हाँ, लेकिन शौक तो पूरे नहीं होते ना। देखो, एक तो खुद तो तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, ऊपर से तुम मुझे भी आगे बढ़ने से रोक रहे हो। तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें नौकरी करनी है तो कर लो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अगले 5 महीने तक घर खर्च उठाना होगा। ऐसी बात है तो ठीक है, आपको भी घर के काम में मेरी मदद करनी होगी। बोलो, मंजूर है? ठीक है, तुम्हारे रोज के तानों से मैं भी तंग आ चुका हूँ, तुम्हारा भी शौक पूरा हो जाएगा। अब अगले दिन से रीमा भी नौकरी करने लगती है। वो अपने पति से ज्यादा कमाने लगती है, जिस कारण अब उसके तेवर ही बदल गए थे। अब तो अर्जुन भी घर के काम करने लगा। एक रोज संडे वाले दिन, बहू मेरे घुटने में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर दे। माँ जी, मुझे कल ऑफिस के लिए पीपीटी तैयार करनी है। अरे ये पीटी बिट्टी तू बाद में तैयार करियो, पहले तू जाकर कुकर में खाना बनाकर सीटी लगा ले। नाना माँ जी, ये काम अर्जुन कर देंगे, मुझे ऑफिस का काम है। रीमा लैपटॉप पर काम करने लगी और अर्जुन रसोई में जाकर खाना बनाने लगा। तभी पड़ोस की कुछ औरतें वहाँ आ गई। अरे अर्जुन, ये क्या बेटा, तू रसोई कर रहा है और तेरी बीवी आराम से बैठी है। आंटी जी, वो खाली नहीं बैठी, वो ऑफिस का काम कर रही है। और ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। डार्लिंग, मेरे लिए कॉफी बना देना, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। शर्म तो आती नहीं, इसे खुद बैठी और मेरे बेटे को ऑर्डर कर रही है। नौकर बनाकर रख दिया बेचारे को। अर्जुन उसके लिए कॉफी बनाकर देता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब रीमा की फर्स्ट सैलरी यानी कि 70,000 रुपए उसके पास आ जाते हैं। अर्जुन उससे आते ही घर के खर्चों की लिस्ट उसे पकड़ा देता है। हैं? दूध का बिल, बिजली का बिल, राशन पानी, इतना सब खर्चा? हाँ, ये कुछ नया थोड़ी ना है, हर बार इतना ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भर दूंगी। रीमा अब घर खर्च उठाने लगती है। साथ ही ऑफिस जाने के लिए बार बार ऑटो का वेट करने में उसे काफी वक्त लग जाता, जिस कारण उसे लेट भी हो जाता। एक रोज उसकी ऑफिस की सहेली, क्या बात है आज भी लेट? बताओ क्या मुसीबत है यार, घर में गाड़ी खड़ी है लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि मेरे पति को गाड़ी चलानी आती ही नहीं। अरे तो तू सीख लेना। उसकी ये बात रीमा को पसंद आ जाती है। हाँ, ये बात भी ठीक है। अब रीमा ऑफिस के बाद ड्राइविंग क्लासेस लेने लग जाती है और कुछ ही दिन में गाड़ी चलाना सीख लेती है। और अब तो वो छुट्टी वाले दिन अपने पति और सास को उसमें बिठाकर घुमाने भी ले जाती। रीमा को गाड़ी चलाता देख और पति को पीछे बैठा देख पड़ोस की औरतें बातें बनाती। हाय, अर्जुन की बीवी गाड़ी चला रही है और उसे देखो कैसे मजे से बैठा है पीछे। सच कहूँ, भगवान ने इन्हें गलत मिला दिया है। इस रीमा को पति होना चाहिए था और उस अर्जुन को इसकी बीवी। अब तो रीमा में और भी ज्यादा घमंड आने लगा था। ऐसे ही समय बीता और एक रोज ऑफिस में सही प्रेजेंटेशन न दे पाने के कारण रीमा को अपने बॉस से खूब बातें सुननी पड़ती है।
जिससे वो शाम को चेहरा लटका कर घर आती है। और ऐसा अब कई दिनों तक चलने लगा। और फिर एक दिन, जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने तुम्हें हायर किया था, तुम्हारे खराब परफॉर्मेंस की वजह से क्लाइंट ने डील तोड़ दी है, इसीलिए तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया जाता है। तुम्हारी डिग्री और तुम्हारे काम में बहुत फर्क है। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुनता और वो रोते हुए घर आ जाती है। अर्जुन, उन लोगों ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। अरे ऐसे कैसे? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। वो कहते हैं मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मेरे कारण उनके क्लाइंट ने उनसे डील तोड़ दी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ और आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। अर्जुन उसे काफी हौसला देता है, जिस कारण अब वो इस गम से उभरने लगती है। एक दिन, देखा बहू, तू मेरे बेटे को निकम्मा कहती थी ना। अरे अगर वो हर महीने अपनी दुकान से 50,000 कमा लेता है, वो भी किसी की दो बातें सुने बिना, तो क्या बुराई है इसमें। हाँ माँ जी, मुझे समझ आ गया है। तभी दरवाजे के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजता है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो अर्जुन गाड़ी लिए दरवाजे के पास खड़ा था। ये देख रीमा हैरान रह जाती है। रीमा, आज मौसम बड़ा सुहाना है, चलो मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ। वो दोनों गाड़ी के पास आ जाती हैं। अर्जुन, तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? जब तुम ऑफिस जाती थी तब। ये तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तूने तो उसे इतना सुना दिया कि उस बेचारे को अंदर ही अंदर कितनी घुटन हो रही थी। जानती भी है कि वो गाड़ी चलाना नहीं जानता, और इस कारण उसने तेरी खातिर रोज सुबह जल्दी उठकर गाड़ी सीखने शुरू की, और आज वो गाड़ी चलाना सीख भी गया, सिर्फ तेरे लिए। ये सुनकर रीमा को अर्जुन पर बड़ा प्यार आता है और वो उससे माफी मांगती है। तुम कितने अच्छे हो अर्जुन, और मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रीमा, अब वो सब भूल जाओ, चलो अब घूमने चलो। हाँ बहू, अब सब भूल जाओ और दोनों लॉन्ग ड्राइव पर होकर आओ। अब रीमा खुशी खुशी अर्जुन के साथ गाड़ी में बैठकर घूमने चली जाती है। भैया, आधा किलो आलू और 1 पाव बैगन कर देना। ठीक है दीदी, ये ले लो सब्जी आपकी। पिछले 3 बार की मिलाकर 150 रुपए हो गए। आज दोगी क्या दीदी? आज नहीं, पर परसों तक मैं तुम्हारे पूरे पैसे दे दूंगी। ठीक है दीदी, दे देना, कोई बात नहीं। ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना आप, परसों ले लूंगा। अच्छा दीदी, राम राम। हाय हाय, देखो तो बेचारी रचना कितनी दुखी है। अब तो सब्जी भी उधार लेने लगी है। तो और क्या करे बेचारी, जिसका पति नहीं कमाता उस औरत की जिंदगी बर्बाद है। इसका पति कमाता ही कहाँ है, पूरा दिन बस निठल्लों की तरह पान की दुकान पर खड़ा सिगरेट फूकता रहता है। पैसे कमाने की उसे चिंता ही का है। यही बेचारी घरों में रोटी बना बना कर घर चला रही है। पर अब तो वैसे भी पता चला है कि गर्भवती है, तो अब तो इसे भी काम करने में परेशानी आएगी। हाय, देखो तो निठल्ले पति को बच्चा पैदा करना आता है, काम करना नहीं आता। बताओ तो, जब घर में पैसे नहीं होंगे तो बच्चे को कैसे पालेगी? जरूरत ही क्या थी माँ बनने की, बेवकूफ औरत। अक्सर इसी तरह के ताने रचना को मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से सुनने को मिलते थे। अनिल से शादी का फैसला खुद रचना का था। 2 साल पहले रचना ने अनिल से लव मैरिज की थी। रचना के माता पिता नहीं चाहते थे कि रचना अनिल से शादी करे, पर रचना ने जिद की, इसलिए परिवार वालों ने रचना की शादी अनिल से कर दी। रचना को शादी के बाद पता चला कि अनिल शराब और सिगरेट का आदी है। इन्हीं आदतों के चलते अनिल देर सवेर काम पर जाता था, इसलिए उसकी नौकरी छूट गई। और आज हर रिश्तेदार और जान पहचान वालों के ताने नींद में भी रचना का पीछा नहीं छोड़ते। हाय हाय, इसका पति नहीं कमाता, हाय इसका पति नहीं कमाता, हाय 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 हाय, इसका पति नहीं कमाता। रचना नींद से जागती है। उसने नजर घुमाकर अनिल की तरफ देखा और फिर घड़ी की तरफ देखने लगी। 5 बजे हैं, पर सोने का मन ही नहीं है। ये मैंने कैसा सपना देखा? ये सब रोजाना के ताने हैं जो सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। आज काम पर भी जल्दी जाना है, उठी जाती हूँ। रचना उठकर कमरे से बाहर आई तो देखा उसकी सास जगी हुई थी। अरे रचना, आज जल्दी उठ गई? सुबह थोड़ी देर से उठ लिया कर बहू, अब तेरा 3रा महीना शुरू हो गया है, आराम भी शरीर के लिए जरूरी है। माँ जी, वो पता नहीं, बहुत बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे, उसी से नींद खुल गई। मैं जानती हूँ बहू, रोजाना तुम्हें अनिल की वजह से ताने सुनने पड़ते हैं। पता नहीं अनिल को कब समझ आएगी, कब ये कोई काम करेगा, कब कमाने पर ध्यान देगा। मैं तो समझा समझा कर थक गई। माँ जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आज काम पर 8 बजे पहुँचना है। हाँ हाँ, तू टाइम से जा, घर की रोटी सब्जी मैं देख लूंगी। रचना की सास विमला बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो अपनी बहू का दर्द समझती थी। सास को भी यही लगता था कि बेटा घर बैठा है और बहू बेचारी कमाने के लिए मेहनत कर रही है। पर अनिल को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी। उसे तो शाम होते ही पैसे हाथ में चाहिए होते थे ताकि वो ठेके पर जाए और शराब पिए। एक शाम अनिल गुस्से से पागल हो गया। वो रचना पर भयानक गुस्सा कर रहा था, जिससे रचना डर गई।
मैं कहता हूँ पैसे दे, वरना। सुनो तो, पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल, क्या बोलना है बोल। इनमें से कुछ पैसे घर की जरूरतों के हैं और ये 300 रुपए मैंने अपने इंजेक्शन और दवाई के रखे हैं। डॉक्टर के पास जाऊंगी तो पता नहीं कितने लगे। अरे अभी अगले महीने चली जाइयो, ये डॉक्टर भी फालतू के इंजेक्शन लगाते हैं। मुझे दे तो ये पैसे, इधर ला। अनिल, बहू का डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। 5वां महीना लग गया है, बहू कमजोर है, इसलिए डॉक्टर ताकत के इंजेक्शन लगा रहा है। सब ताकत है इसमें, इन सब फालतू की बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, समझी? ला पैसे दे। डरते डरते आंखों में आंसू लिए रचना अनिल को वो पैसे दे देती है जो उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए अलग रखे थे। अनिल पैसे लेकर शराब के अड्डे पर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीता। रचना कभी डॉक्टर के पास गई, कभी छोड़ दिया। ऐसा ही होता रहा और फिर 9वें महीने में रचना को जो खुराक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि उसके कमाए सारे पैसे अनिल छीन लेता था। जो थोड़े बहुत बचते थे उससे रचना घर की रोजाना की सब्जी दूध खरीद लाती थी। अब 9वां महीना था तो रचना ने काम पर जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसे अब कमजोरी और थकान रहने लगी थी। बहू, 1 गिलास दूध पी लिया कर, कम से कम कुछ तो शरीर में ताकत आएगी। जी माँ जी, पी लूंगी। तभी रचना के मम्मी पापा आ जाते हैं। उनके हाथ में सामान के कुछ थैले थे। मम्मी पापा को देखकर रचना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मम्मी पापा, आप दोनों, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए। हाँ, मुझे पता था तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, इसलिए कुछ खाने पीने का सामान लाए हैं। रचना, मैंने सुना अनिल अभी भी कोई काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कमा रहा, फिर घर कैसे चल रहा है? सुनिए, इतने दिनों बाद बेटी से मिल रहे हैं, ये सब बातें छोड़ दीजिए वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। रचना, तू डॉक्टर को समय पर दिखा रही है ना? हाँ हाँ मम्मी, मैं कल ही डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। बहन जी, रचना झूठ बोल रही है। मेरे निकम्मे बेटे की वजह से रचना के पास 1 रुपया भी नहीं बचता। ठीक से खाना तक तो खा नहीं पाती है, डॉक्टर को क्या दिखाएगी? रचना, तूने अपनी इतनी बड़ी परेशानी हमसे नहीं कही। मैं कहता हूँ अभी के अभी तू हमारे साथ चल, मैं यहाँ तुझे इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। पापा नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलिए, ये मेरा घर है, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुनिए, मैं रचना की परेशानी समझ सकती हूँ। रचना को इस हालत में कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटी, अगर तू साथ नहीं चल सकती तो अपना ख्याल तो रख सकती है। सुनो, रचना को कुछ पैसे दे दो ताकि ये डॉक्टर को भी दिखाए और अपना खाने पीने का सामान भी मंगवाती रहे। रचना, ये कुछ फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट है, ये भी खाती रहे, शरीर में ताकत आएगी। अपना ख्याल रखना, हम आते रहेंगे। हाँ। रचना के पिता भी एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते थे। उनके पास ज्यादा तो नहीं था, पर इतना पैसा था कि वो अपने बच्चे की मदद कर सके। उन्होंने रचना के हाथ में 15,000 रुपए दिए ताकि रचना को इस हालत में कोई परेशानी न हो। पर अनिल ने अलमारी में वो पैसे देख लिए और चुपचाप पैसे उठाकर दोस्तों यारों के साथ घूमने निकल गया। रचना ने जब डॉक्टर के पास जाने के लिए पर्स देखा तो वो घबरा गई। माँ जी, मैंने इसी पर्स में पैसे रखे थे पर पर्स खाली है। बहू, मैं जानती हूँ कि ये सब अनिल की करतूत है, वही। अचानक रचना को लेबर पेन शुरू हो गए। सास घबरा गई। वो ऑटो वाले को बुलाकर लाई और रचना को अस्पताल लेकर पहुंची। सास ने रचना के मम्मी पापा को भी बुलवा लिया। रचना की हालत नाजुक थी। रचना बहुत कमजोर है। रचना की हालत बहुत नाजुक है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। शायद रचना को कोई गहरा सदमा है जिस कारण उसकी ये हालत है। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर, मेरी बहू को बचा लीजिए। तभी अनिल आ जाता है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो भी घबरा जाता है। अनिल अभी भी थोड़ी नशे की हालत में था। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखा, यह है हमारा दामाद जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, वो मेरी बेटी को क्या संभालेगा। बस अब मैं अपनी बेटी को तेरे साथ नहीं रहने दूंगा, तलाक दिलवाऊंगा। देख तू, बस तूने मेरी बेटी को बहुत सताया है। सुनिए, चुप हो जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी बेटी सकुशल रहे। अनिल रो रहा था। पहली बार उसकी आंखों में पश्चाताप दिखाई दे रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। घबराइए नहीं, आपकी बेटी अब ठीक है। और हाँ, आप नाना बन गए। आपकी बेटी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक है। सबके चेहरे खुशी से खिल गए। सब रचना और बच्ची से मिले, पर रचना की आंखें अनिल को ढूंढ रही थी। माँ जी, मम्मी पापा, अनिल कहाँ हैं? क्या वो नहीं आए? आया है, पर किस मुंह से आएगा? वो लायक ही नहीं पति और पिता कहलाने के। पापा प्लीज, मैं अनिल से मिलना चाहती हूँ। मुझे पता है अब हमारी बेटी आ गई है, वो ठीक हो जाएंगे। माँ जी, उन्हें बुला दीजिए। सास अनिल को बुलाती है। अनिल की आंखों के आंसू रचना देख रही थी। अनिल ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को गोद में लिया और उसके आंसू छलक गए। मैं खूब कमाऊंगा अपनी प्रिंसेस के लिए, उसके पापा खूब मेहनत करेंगे।
मेरी परी, मेरी गुड़िया, मैं खुद को बदलूंगा। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। उस मासूम बच्ची के आते ही अनिल में बदलाव आ गया। उसने कमाना शुरू कर दिया और रचना के छोटे से परिवार में उसकी बच्ची नई खुशियां लेकर आई।